हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है कि जो भी विज्ञान के प्रश्न लिए हैं वह बीपीएससी टीआरई 3 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सभी क्वेश्चन को हमने लिया है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और 1 से 2 प्रश्न जरूर आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे, तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि रडार का आविष्कारक कौन था। जी हाँ दोस्तों, जो रडार है उसका आविष्कार किसने किया था, तो वह किए थे रॉबर्ट वाटसन। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट वाटसन ने 1935 ईस्वी में जो है कि रडार का आविष्कार किया था। तो इसको याद रखिएगा। और कभी कभी जो है कि पूछ दिया जाता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें रडार का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध में इसका प्रयोग जो है कि हवाई हमलों से सचेत करने के लिए किया जाता था। तो फिलहाल इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि गार्ड पार्टिकल क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो गार्ड पार्टिकल हैं उन क्या होते हैं, तो वह आपके जो होते हैं वह हिग्स बोसान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिग्स बोसान एक मूल कण होता है और इसकी परिकल्पना पहली बार जो है कि 1964 ईस्वी में की गई थी। इसका प्रायोगिक जो सत्यापन है यह 14 मार्च 2013 में किया गया था। तो फिलहाल इसको जो है कि हिग्स बोसान को गार्ड पार्टिकल कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं, जब भी आपके सामने प्रश्न आता है तो उसका आंसर करने की कोशिश करिए। आप अपने मन में कोशिश करिए कि इसका आंसर यह होगा, और एक कॉपी पर नोट करते चलिए कि हमने जो है कि कितने क्वेश्चन सही किए। और जब यह वीडियो खत्म हो तो लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे इतने सही हुए और इतने गलत हुए। उससे क्या होगा कि आपको अपना तैयारी पता चलेगी कि कितना अच्छी तैयारी आपकी है। अगर मान लीजिए कि 25 प्लस आप कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी तैयारी है, आप टीआरई 3 बड़े आराम से निकाल लेंगे। वहीं पर अगर आपका 20 प्लस आ रहा है, 21-22 आ रहा है, तो थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत है। थोड़ा आप और रिवीजन करिए। तो चलिए करते हैं। अगला प्रश्न है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो देखिए, सीवी रमन जी को जो है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1930 ईस्वी में उनको जो है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले किसको जो है कि प्राप्त हुआ था, तो सबसे पहले जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त हुआ था 1913 ईस्वी में। फिर जो है कि सीवी रमन जी को प्राप्त हुआ भौतिकी में 1930 में। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त हुआ था पहला, वह साहित्य में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी थे उनको भी प्राप्त हुआ था, तो उनको किस सन में हुआ था, तो 1968 ईस्वी में हुआ था, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ऐसे जो है कि बहुत लोगों को यह नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जी हाँ दोस्तों, जो टेलीस्कोप है इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है वह गैलीलियो ने किया था। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों, एक सूचना है कि अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर जो है टेलीग्राम पर हर एक पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। साथ ही में कोई वीडियो आता है चैनल पर तो उसका लिंक वगैरह भी दे दिया जाता है, और कोई सूचना रहती तो वह भी बता दिया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। तो देखिए, इस सदी की शुरुआत में जो हवाई जहाज है उसका उसका जो है कि किसने किया था आविष्कार, तो यह तो आप जानते होंगे, राइट ब्रदर्स ने किया था। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, जो 1 माइक्रोन है यह किसके बराबर होता है, तो देखिए जो 1 माइक्रोन होता है यह 1/10⁻³ जी हाँ दोस्तों, मतलब होता है 10⁻³ जो है कि कर सकते हैं mm के बराबर होता है। अगर इसको मीटर में लिखा जाए तो क्या हो जाता है 10⁻⁻6 मीटर। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर मिमी लगा है तो इसलिए 10⁻³ हो जाएगा। वहीं पर मीटर लगा रहेगा तो वह 6 हो जाएगा, 10⁻6। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा।
तो देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा जो 40 डिग्री है उसका फ़ारेनहाइट स्केल में मान पूछा जाएगा तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो यह बराबर आपका होता है कितना होता है 9/5 C+32 ऐसे होता है। तो यहाँ पर मान रख के आप कन्वर्ट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वह आपका आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। फिलहाल आप सूत्र याद कर लीजिएगा, उससे प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है यह किस लिए किया जाता है। तो देखिए इसका जो प्रयोग किया जाता है वह किसी मिश्रण में विभिन्न पदार्थों को अलग अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल जो है कि यहाँ पर रंगीन पदार्थों की पहचान यह तो नहीं किया जाता है और पदार्थों की संरचना का निर्धारण यह भी नहीं किया जाता है। रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में यह भी नहीं किया जाता है। साथ ही में एक मिश्रण के पदार्थों को अलग अलग करने में। तो देखिए अगर यहाँ पर हम आंसर माने तो यहाँ पर जो है कि आप कर सकते हैं कि किसी मिश्रण के पदार्थों को अलग अलग करने में, लेकिन यह भी पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। तो इसलिए इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। फिलहाल बीपीएससी के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें जो है कि जनरल मार्किंग हो गई थी, सबको नंबर दे दिया गया था। तो फिलहाल इसका आंसर जो है कि आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा है। अगला प्रश्न है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो देखिए अगर हम बात करें कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, गैलीलियो ने किया था, न्यूटन ने किया था, केपलर ने किया था कि टॉल्मी ने किया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो गति के प्रथम नियम को परिभाषित किया था वह किए थे गैलीलियो ने। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गैलीलियो ने गति के सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो गैलीलियो साहब ने किया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है लोलक की कालावधि कितनी होती है। तो देखिए लोलक की कालावधि किस पर आपकी निर्भर करती है, तो वह करती है लंबाई के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जो लोलक होता है जितना लंबा होता है उस पर निर्भर करती है, क्योंकि आप सूत्र जानते हैं कि टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2 पाई और अंडर रूट क्या हो जाता है आपका L/G। तो यह जो है कि आपका किस पर निर्भर करेगी, लंबाई पर जो है कि निर्भर करेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है यहाँ से आपका केमिस्ट्री का प्रश्न चालू हो गया। तो चलिए केमिस्ट्री के प्रश्नों को कर लेते हैं। केमिस्ट्री के प्रश्नों को की अगर हम बात करें तो है पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा है जो अलोह धात्विक है। तो इसमें देखिए अगर हम आंसर की बात करें तो कौन सा लोहा जो होता है, कोबाल्ट आपका लोहा होता है, टिन भी लोहा होता है। वहीं पर अगर हम लोग अलोह की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन आपका सही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ई है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर यह दोनों ऑप्शन जो है वह लोहा होता है, वहीं पर लोहा में मैग्नीज होता है, निकेल होता है, तो यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है। तो देखिए जो ट्यूबलाइट और परख नली है उसमें प्रयोग किया जाने वाला जो ग्लास है वह किससे आपका बनता है, वह आपका बनता है, वह किससे बनेगा। तो अगर हम उसका बात करें तो उसका मिश्रण जो होता है उसमें सिलिका होता है, उसके अलावा जो है कि सीरियम ऑक्साइड होता है और जो है कि सोडियम भी होता है और अन्य ऑक्साइड भी होते हैं। तो यहाँ पर सिलिका तो सही हो जाएगा आपका, सोडियम कार्बोनेट भी होता है और इसके साथ कुछ ऑक्साइड भी होते हैं। तो इसलिए ई वाला जो ऑप्शन है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। तो देखिए अगर हम बात करें विद्युत चालकता किसकी सबसे अधिक पाई जाती है तो वह जो ऑप्शन है वह हो जाएगा रजत। जी हाँ दोस्तों, रजत की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। रजत को क्या कहते हैं, चांदी एक तरह से कहते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। और दोस्तों अगर हम चालकता की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा चालकता चांदी की होती है, फिर उसके बाद तांबा की होती है, फिर एल्यूमिनियम की होती है, फिर बेरिलियम की होती है, फिर कैल्शियम की होती है। तो यह क्रम आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वातावरण क्या है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो पृथ्वी का जो वातावरण है वहाँ पर सबसे प्रचुर मात्रा में क्या मिलती है, तो आपका नाइट्रोजन मिलता है, यह तो सबको पता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया है। अगला प्रश्न है कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो
तो देखिए अल्कोहल को जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है या किसके द्वारा, तो मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बाकी किसी के द्वारा नहीं। अगला प्रश्न लिया हमने कि 19 यहाँ पर है नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन में विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन में जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तत्व हम लोग प्रयोग करते हैं वह क्या है, वह यूरेनियम है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यूरेनियम क्या है, एक जो है कि आपका कौन सा तत्व है। आप लोग कमेंट करिए कि यूरेनियम कौन सा तत्व है, इसका आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है, मिट्टी, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे अच्छा अग्निशामक, वह आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे जो अग्निशामक यंत्र आता है उसमें से जब हम लोग उसको खोलते हैं, दबाते हैं, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। और सबसे अच्छा यह जो है कि अग्निशामक होती है गैस, क्योंकि यह आग को बुझा देती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वहीं पर अगर आप लोग जैसे ऑक्सीजन अगर देंगे तो आग और तेज़ी से जलेगी, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि फुलरीन अथवा वॉलीबॉल का यहाँ पर बाकी वाल दिया है और यहाँ पर डैश है, कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो देखिए फुलरीन और बकी वाल जो है वह किससे बना होता है, तो वह आपका यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो फुलरीन है वह कार्बन का एक स्वरूप होता है और जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो अतिचालकता, अर्धचालकता, स्नेहक आदि के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए 60 उसमें जो है कि कार्बन परमाणु से बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, घटता है कि बढ़ जाता है। तो जब ऊंचाई बढ़ेगी तो द्रवों का क्वथनांक घट जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि जो है कि पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन होता है और यहाँ पर जैसे नॉर्मल ज़मीन पर बनाना आसान होता है, पहाड़ों पर कठिन होता है, क्यों, वही कारण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, सोना, चांदी, पारा में से या प्लेटिनम में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो देखिए इसमें जो सबसे भारी धातु है वह आपका प्लेटिनम है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि आपके केमिस्ट्री के प्रश्न खत्म होते हैं। चलिए अब हम जो है कि बायोलॉजी के प्रश्नों को लेते हैं और इसको करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, क्योंकि तो जो मादा एनीफिलीज मच्छर है उसको जो है कि मादा क्यूलेक्स से अलग कर दिया जाता है, क्यों किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है बी वाला। जी हाँ दोस्तों, अधः स्तर के साथ एक कोण पर इसको अलग कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा आपको अंतर बता देते हैं। जो यह क्यूलेक्स है और जो एनाफिलीज है उनमें अंतर क्या होता है। तो देखिए जो क्यूलेक्स होती हैं इसके अंडे पानी की सतह पर गुच्छों के रूप में पैदा होते हैं, वहीं पर जो एनाफिलीज हैं यह अंडे पानी की सतह पर गुच्छों से अलग अलग पैदा होते हैं। तो यह अंतर है पहला। दूसरा, इस जो क्यूलेक्स है इसका जो है कि लार्वा नीचे से पोषक होता है, नीचे से पोषक होता है, वहीं पर जो एनाफिलीज होते हैं उनके जो लार्वा हैं वह ऊपर से पोषक होता है। और वहीं पर बात करें अगर क्यूलेक्स की, तो जो क्यूलेक्स होते हैं इनके पंख पारदर्शी होते हैं, जबकि एनोफिलीज के पंख जो है वह आपके धब्बेदार होते हैं। तो यह सब अंतर होता है। फिलहाल अंतर वगैरह नहीं पूछा जाएगा, बस थोड़ा बहुत यही प्रश्न आ सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो देखिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वह आपका क्या है, लिम्फोसाइट। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और लिम्फोसाइट कहाँ पर बनती है, तो लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वह अस्थिमज्जा में होता है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थिमज्जा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए अगर बात करें मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कि कौन सा कथन गलत है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। जी हाँ दोस्तों, मांसपेशियाँ केवल हड्डी को
धक्का दे सकती हैं, मतलब यह गलत है। इसमें लिखा गया कि धक्का दे सकती हैं, यह गलत है। बाकी मांसपेशियां जोड़ों में तो काम ही आती हैं। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, तो यह भी सही है। तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है और गलत ही आपको ढूंढना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसरों का एक नाम है जो अस्थिमज्जा से उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू कर देता है। और यह रक्त कणिकाएं कौन है? तो देखिए, जो अस्थिमज्जा होता है, यहाँ पर जो ल्यूकेमिया होता है, जब इसमें जो है कि जो लोग इससे पीड़ित हो जाते हैं उनके शरीर में क्या होता है कि असामान्य रूप से रक्त कणिकाएं बनने लगती हैं। और कौन सी रक्त कणिकाएं बनती हैं? तो वह जो बनती हैं वह श्वेत रक्त कणिकाएं बनती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप सोच रहे होंगे कि श्वेत रक्त कणिकाएं तो अच्छी हैं कि मानव की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो श्वेत रक्त कणिकाएं बनती हैं वह अपूर्ण होती हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, तो इसलिए वह काम नहीं करती हैं। और जो मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता है वह भी घटती जाती है। तो इसलिए ल्यूकेमिया बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती हैं? तो देखिए, उपकला कोशिका के बारे में बात करें तो मानव शरीर के किस जो है कि शरीर में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो देखिए, जो उपकला कोशिका होती हैं वह मुख्य रूप से जिह्वा में पाई जाती हैं, विकनली में पाई जाती हैं, या जो है लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्न्याशय हो गया, फेफड़ा हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, इन सब में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है कि एक से ज़्यादा सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई वाला जो है कि उपयुक्त में से एक से अधिक वह हो जाएगा। जो उपकला कोशिका है वह नाक, फेफड़ा और जो है कि अग्न्याशय वगैरह में सब में पाई जाती हैं, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए, जो आंत ज्वर रोग होता है वह किसको प्रभावित करता है? अगर आपको इसका ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा ही है कि आंत ज्वर रोग यानी कि आंत को प्रभावित करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि कार्बनिक कृषि पर एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, तो जो कार्बनिक कृषि होती है उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कार्बनिक कृषि होती है उसमें कार्बनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों का प्रयोग किया जाता है, जैव कारकों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो देखिए, ऑक्सीजन को कौन सी क्रिया बढ़ाती है? वह आप तो जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है कि ऑक्सीजन बढ़ती है। बाकी जो है कि श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो पर्यावरण प्रदूषण ही होता है, और कार्बनिक पदार्थों का क्षय होता है तो वहाँ पर भी जो है प्रदूषण होता है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। तो इनमें से आपको संवहनी पौधे को चुनना है। तो देखिए, संवहनी पौधा जो है वह आपका फर्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही है। फर्न एक आपका संवहनी पौधा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि स्पाइरोगायरा निम्नलिखित शैवालों में से किसका एक उदाहरण है? तो देखिए, जो स्पाइरोगायरा होता है यह किसका उदाहरण है? तो यह आपका हरा शैवाल का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, हरा शैवाल का उदाहरण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के यह 30 प्रश्न थे, और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। यह प्रश्न आपको कैसे लगे वह भी बताइएगा, और साथ ही में कितने प्रश्न आपने सही किया यह भी कमेंट करिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF वगैरह चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही में कोई जानकारी रहता है तो वह भी शेयर किया जाता है। लिंक टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जा करके टेलीग्राम पर हमको फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।